नमस्कार सभी को दोस्तों। चंद्रकांता की शुरू की कहानी आप इससे पहले के 2 भाग में पढ़ सकते हैं। तो चंद्रकांता की अगली पीढ़ी की कहानी भाग 1। चांदनी रात की चुप्पियों में कोई था जो हवाओं से बातें करता था, जो खामोशी में किसी पुरानी किताब की सरसराहट सुनता था। जो राजमहल नहीं था, वो एक तिलिस्मी किला था, विरासतगढ़, जहाँ सदियों से बंद थे कुछ रहस्य, कुछ मंत्र, जहाँ हर पत्थर कुछ कहता था। और उसी रहस्य में जन्म लिया था युवराज आदित्यवीर ने, चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह के वंशज। आदित्यवीर तलवार की धार जितना तीखा, पर दिल में छिपा हुआ समुंदर। वो एक राजगाद संभालता तो था, मगर उसकी आत्मा किसी और की तलाश में भटकती थी, किसी अनदेखी अनजाने धड़कन की तलाश में। दूसरी ओर पहाड़ियों के पार बसे गुप्त आश्रम में वो लड़की थी, प्रेमिला। उसकी आंखों में रहस्य था, जैसे कोई पुरानी भविष्यवाणी। उसके होठों पर मंत्र और मन में बगावत। वो साध्वी तो नहीं थी, पर हर बात एक ही सपना देखती थी, जिसमें एक राजकुमार उसे प्रेम कहकर बुलाता था। एक दिन जंगलों के एक मोड़ पर जब दोनों की आंखें टकराई, वो नजरों की टकराहट जैसे दो जन्मों का मिलन हुआ हो। कोई शब्द नहीं, बस एक लंबी नजम सी खामोशी। आदित्य ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया, तुम उसके होठों से निकला, जैसे वो वर्षों से ये नाम दिल में छुपाए हुए बैठा हो। प्रेमिला ने सिर झुकाया, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, वो चमक जो किसी टूटे हुए राज की गवाही देती हो। तभी आकाश काला हो गया, बिजली चमकने लगी, धरती कांपी और विरासतगढ़ के पुराने महल में एक तिलिस्मी दर्पण टूट गया। वो दर्पण जिसमें चंद्रकांता की आत्मा बंधी थी, जो अब प्रेमिला से कुछ कह रही थी। बेटी, तिलिस्मी जाग उठा है और इस बार कीमत प्रेम की होगी। आदित्य और प्रेमिला दो अजनबी, जिनकी रूहें शायद जन्मों से एक दूसरे को पहचानती थी। तुम यहाँ? आदित्य ने धीरे से पूछा, मानो वो सवाल नहीं, कोई दबी हुई दुआ थी। प्रेमिला ने उसकी ओर देखा। मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन तुम्हारी आंखों में मुझे मेरी अपनी कहानी दिखाई देती है। उसकी आवाज़ जैसे किसी टूटे हुए राग की अंतिम लहर थी। अचानक जमीन कांपी और उसके पैरों के नीचे की मिट्टी खिसकने लगी। पेड़ों के बीच एक चट्टान सरकी और उसके नीचे से प्रकट हुई एक पुरानी जंग लगी सीढ़ी, जो किसी गुफा की ओर जाती थी। आदित्य ने प्रेमिला की ओर देखा। ये विरासतगढ़ का माया महल है। मेरे पुरखों ने इसके बारे में सिर्फ किताबों में लिखा है। कोई नहीं जानता कि इसके अंदर क्या है, लेकिन तुम आई हो और इसके द्वार खुद ब खुद खुल गए। प्रेमिला मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में डर भी था। शायद मैं इसे बंद करने के लिए आई हूँ, या फिर पूरा करने के लिए जो अधूरा रह गया था। दोनों नीचे उतरे। हर सीढ़ी पर एक मंत्र लिखा था, जो उसके पैरों के नीचे जलता और बुझता। गुफा के भीतर पहुंचते ही सामने था एक नीला दर्पण, जिसमें वे खुद को नहीं बल्कि एक दूसरे को अजनबी युगों में देख रहे थे। आदित्य ने दर्पण में देखा, वो और प्रेमिला युद्ध भूमि में खून से सना हुआ प्रेम, जिसमें वो मर रहा था और प्रेमिला उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। प्रेमिला ने देखा, वो एक तिलिस्मी रानी थी, जिसने आदित्य को एक श्राप दिया था, जब तक ये प्रेम अधूरा रहेगा तुम हर जन्म में अकेले ही मरोगे। दोनों पीछे हटे और फिर एक दूसरे की ओर देखा, जैसे सब कुछ भूलकर सिर्फ इस पल में जीना हो। अगर मेरा प्रेम ही मेरा श्राप है, आदित्य ने धीमे से कहा, तो मैं हर जन्म में वो श्राप सह लूंगा, अगर तुम हर बार मेरी नजरों में उतरती रहो। प्रेमिला की आंखों में नमी हो गई। और इस बार मुझे मरने मत देना। और पहली बार आदित्यवीर ने उसका हाथ थामा, जैसे किसी इतिहास की गलती को थाम लिया हो। लेकिन तभी माया महल की दीवारें गूंजने लगी और एक आवाज आई, प्रेम जब तिलिस्म में प्रवेश करता है तो या तो वह अमर बनता है या वह खत्म हो जाता है। माया महल की गहराइयों में, जहाँ हवा तक सांस लेने से डरती थी, वहीं सिर्फ 2 धड़कनों की गूंज थी, आदित्यवीर और प्रेमिला। दीवारों पर टिमटिमाते तिलिस्मी चिन्ह, छत से लटकती पुरानी जादुई लिपियां और बीच में वो दर्पण, जिसमें उसका हर भाव, हर इच्छा उभर कर सामने आ रहा था। अचानक दर्पण में चमक उठी, एक छवि, एक कमरे की झलक, जो कभी आदित्य के पूर्वजों ने प्रेम के लिए बनवाया था। निशाग्रह, जहाँ तिलिस्म भी मौन हो जाता था और प्रेम अपनी पूरी सत्ता में बहता था। दर्पण की छाया में रास्ता खोला, एक संकरी सुरंग, जिसमें प्रेमिला का हाथ थामे आदित्य उसे लेकर चल पड़ा। हर कदम पर उसके बीच की दूरी कम होती जा रही थी, जैसे जन्मों का पिछड़ापन अब मिटने के हो। निशाग्रह में प्रवेश करते ही एक मधुर सी गंध बिखरी, कस्तूरी, चंदन और एक अजनबी पहचान। प्रेमिला की सांसें हल्की हो गई। ये जगह जैसे मेरी आत्मा जानती है इसे, आदित्य ने पुकारा। मुस्कुराकर उसे देखा, क्योंकि ये जगह तुम्हारे इंतजार में सदियों से बंद थी। दीवारों पर खुदी की थी एक कविता, जिसमें प्रेमिला ने धीरे से पढ़ा,
जब रूहें हो बंधन मुक्त और प्रेम हो भय से परे, तभी खुलेगा वो द्वार जहाँ से तिलस्म का सच बाहर आए। वो दोनों उसी शांत कमरे में आमने सामने खड़े थे, हाथों में कंपन, दिलों में तूफान। आदित्य ने धीरे से उसके माथे पर हाथ रखा। तुम्हारा स्पर्श जैसे कोई भूली हुई कविता याद आ गई हो। प्रेमिला ने आंखें बंद की, और तुम्हारी आंखें जैसे किसी अधूरे वचन की कसक लिए जी रही हैं। तभी दीवारें कांप उठी और एक पुराना तांबे का यंत्र जमीन से बाहर निकला, जिसमें दोनों के हाथों के निशान खुद पे खुद चल उठे। वो यंत्र कह रहा था, प्रेम सत्य हो तो रहस्य टूटेगा, वरना ये निशाग्रह उसकी कब्र का बन जाएगा। आदित्य ने प्रेमिला के चेहरे को छुआ, धीरे रुक रुक कर। अगर ये आखिरी रात भी है तो मैं चाहता हूँ तुम मेरी आखिरी सांस में रहो। प्रेमिला ने उसके होठों पर उंगली रख दी। शब्द नहीं, सिर्फ स्पर्श बोलेगा अब। और अगले पल उसकी रूहें एक दूसरे में उतरने लगी। तिलिस्मी दीवारें खुद ब खुद पीछे हटने लगी और निशाग्रह की छत पर उभर आया एक नया दरवाजा, जो पिछले 5 वर्षों से कभी खुला नहीं था। माया महल का वो दरवाजा खुल तो गया था, मगर उसके पार जाने से पहले आदित्य ने प्रेमिला का हाथ थाम कर रुकना चाहा। इस बार कुछ कहने का मन है, उसने धीरे से कहा। प्रेमिला मुस्कुराई। हमेशा तुम्हारी आंखें बोलती थी, आज शब्दों की बारी है। आदित्य ने उसकी हथेली अपनी छाती पर रख दी। इस धड़कन की जुबान नहीं होती, लेकिन आज ये कह रही हैं, तू ना मिली होती तो मैं सिर्फ एक नाम होता, राजा नहीं, एक अधूरी कहानी होता। हवा थम सी गई, न चमत्कार न रहस्य, सिर्फ दो दिल जो बिना किसी जादू के एक दूसरे को सबसे बड़ा जादू समझ रहे थे। निशाग्रह के कोने में एक पुराना पलंग रखा था, जिस पर चंद्रकांता ने कभी प्रेम की गाथा लिखी थी। वहीं बैठकर दोनों ने एक दूसरे को देखा, जैसे शब्द अब जरूरी नहीं रहे। प्रेमिला ने धीरे से आदित्य के कंधे पर सिर रखा। मुझे नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, पर अगर हर मोड़ पर तुम यूं ही साथ हो तो हर रहस्य से पहले मैं तुम्हारी सांसें पढ़ लूँगी। आदित्य ने उसकी उंगलियां चूमी। और अगर ये आखिरी प्रेम है तो मैं चाहता हूँ ये सुंदर, सबसे सुंदर हो, बिना किसी जीत या हार के, सिर्फ हमारी रूहों का उत्सव हो। कुछ देर तक सिर्फ उसके साथ एक दूसरे के जहन में गूंजती रही। सन्नाटा भी आज उनके लिए गीत बन गया था। किसी कोने में जलता दीपक उसके चेहरे पर झिलमिलाता रहा, और प्रेम बिना कहे सब कुछ कह गया। लेकिन मोहब्बत को ठहरने नहीं दिया जाता। दूर कहीं से फिर वही तिलिस्मी दर्पण चमका, और उसमें देखी एक परछाई जो प्रेमिला की हूबहू थी, पर उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं शाप था। और तभी उसने कहा, तुमने प्रेम को जगा दिया है, अब तिलिस्म का मूल भी जागेगा। अब प्रेम और रहस्य फिर साथ साथ चलेंगे, क्योंकि अब वो दरवाज़ा खुल चुका है जिसके पीछे छुपा है विरासत का सबसे बड़ा सच, और शायद प्रेमिला का असली अतीत। कमरे के बाहर का संसार अब पूरी तरह जाग चुका था। प्रसाद के गलियारों में सैनिकों की पच्चाप, हवा में तलवारों की मध्यम झंझनाहट, और हर कोने में एक अंधे के तूफान का संकेत। हमें चलना होगा, आदित्य ने कहा। उसके स्वर में अब प्रेम के साथ कर्तव्य का एक तीखा रंग भी था। प्रेमिला ने सिर हिलाया, पर उसके कदम भारी थे, जैसे सुबह की मोहब्बत अब भी उसे बांधे हुए थी। जैसे ही वे महल के मुख्य सभागार में पहुंचे, राजवैद्य और सेनापति पहले से उपस्थित थे। राजकुमारी प्रेमिला, राजवैद्य ने आगे बैठकर कहा, तुम्हारे जन्म चिन्ह पर आज भोर होते ही नीली रेखा उभरी है। यह तिलिस्मी संकेत है। प्रेमिला ने अपनी गर्दन के नीचे की त्वचा छुई, जहाँ एक हल्का सा निशान धड़क रहा था। आदित्य ने देखा, वो चिन्ह कोई साधारण प्रतीक नहीं था, वो था वज्र चक्र, जो केवल 300 वर्षों में एक बार जागता था। ये भविष्य की दस्तक है, राजवैद्य बोला। इस चिन्ह के साथ, जागरण के साथ, एक रहस्य जागता है, जो यदि न सुलझा तो साम्राज्य ही नहीं, प्रेम का भाग्य भी छिन जाएगा। आदित्य का चेहरा कठोर हो गया, पर प्रेमिला ने उसकी उंगलियां थामी, और पहली बार उसने निर्भीकता से कहा, मैं इस रहस्य से भागने नहीं आई हूँ आदित्य, मैं इसे तुम्हारे साथ सुलझाने आई हूँ। उसकी आंखों में अब प्रेम था, अब उसमें युद्ध की आभा भी थी। एक और तिलिस्मी रहस्य, दूसरी ओर नवजागी हुई मोहब्बत, और इन दोनों के बीच दो रूहों का मेल, जो अब किसी भी आग से कुचलने को तैयार था। महल की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए प्रेमिला की उंगलियां धीरे से आदित्य की उंगलियों में समा गई। कुछ देर और बस तेरे साथ चलना चाहती हूँ, उसने कहा, बिना किसी बात के। बस तेरा स्पर्श, तेरी चाल के साथ मेरी चाल, जैसे मैं तुझसे मिल जाऊं। इस विदा से पहले आदित्य कुछ नहीं बोला, बस उसे पास खींच लिया, इतना पास कि अब उनके बीच सिर्फ धड़कनें थी। महल के पीछे वो छोटा बगीचा था,
जहाँ कोई नहीं आता था, जहाँ चंपा की कुछ झाड़ियाँ थीं, एक पत्थर की छोटी सी बेंच और हवा में हल्की सी मिट्टी का महक। वहीं उस कोने में आदित्य ने प्रेमिला को अपनी गोद में बिठा लिया, जैसे पूरी दुनिया से उसे चुरा कर कुछ आखिरी सांसें बटोर रहा हो। मैं डरता नहीं, प्रेमिला ने कहा, मैं पर जब तू पास होता है तो मैं डरती नहीं। जब तू पास होता है तो डर भी खूबसूरत लगता है, जैसे तेरे आलिंगन में हर भय की भी पन्ना हो। आदित्य ने उसके माथे पर होंठ रखे धीरे से फुसफुसाया, और तेरे भीतर जो ये आग है न, वो मेरी ढाल बन गई है। तेरे होने से अब मैं अधूरा नहीं हूँ। वो दोनों कुछ देर यूं ही बैठे रहे, तितलियों की फड़फड़ाहट और पत्तों की सरसराहट के बीच, जैसे समय भी उनके लिए थम गया हो। फिर अचानक प्रेमिला ने अपनी हथेली उसकी हथेली में रख दी और कहा, इन उंगलियों की गर्मी मुझे याद रहेगी। जब रहस्य मुझे चुभेगा तो बस इनकी याद भेज देना, मैं लड़ जाऊंगी। आदित्य ने उनकी उंगलियां चूमी, एक एक करके, जैसे वचन दे रहा हो, मैं हर दिन हर रात तुझे अपने प्रेम की लोक भेजता रहूँगा, जहाँ भी तू होगी। प्रेमिला ने बगीचे की उसी पत्थर की बेंच पर बैठते हुए अपनी ओढ़नी की तह से एक छोटा सा रेशमी टुकड़ा निकाला। उस पर हाथ से लिखा था एक नज्म। शायद थोड़ी फैली हुई थी, शायद आधी रात की कोई भावुक नींद में लिखी गई। वो आदित्य के हाथ में रखती है, बिना कुछ कहे आदित्य पढ़ता है, धीरे सांस रोककर, तेरे जाने के बाद मैं किसी आवाज़ को नहीं पुकारूंगी, तेरी खामोशी को अपनी साज बना लूंगी। तू जब दूर होगा, तेरी कदमों की गूंज इस आंगन की मिट्टी में छुपा कर रखूंगी। मैं रोऊंगी नहीं, बस तेरी दी हुई हर याद को एक एक सांस की तरह पी लूँगी, और जब तू लौटे मैं वही होंगी, तेरी पर कुछ और गहरी। आदित्य ने कागज को अपनी छाती से लगा लिया, फिर कहा, क्या मैं भी कुछ छोड़ सकता हूँ? प्रेमिला ने सिर हिलाया। आदित्य ने अपनी तलवार से अपने हाथ से कलाई पर एक छोटी सी खरोच दी और उसकी उंगलियों से प्रेमिला की हथेली पर एक चिन्ह बनाया। अनंत, ये मेरा खत है, उसने कहा, जो तुझ पर लिखा गया है कभी नहीं मिटेगा, जैसे मेरा प्रेम अनंत। फिर वह उसके माथे पर आखिरी बार होठ रखता है, एक लंबा शांत चुंबन जिसमें विदा भी थी, वचन भी, और वो सारा प्रेम जो अब शब्दों से आगे जा चुका था। प्रेमिला और आदित्य अपने अपने कर्तव्यों से सज होकर अब एक द्वार की ओर बढ़ रहे थे, जो महल की पश्चिमी दीवार के पीछे चंपा वृक्षों के झुरमुट में छिपा था। केवल वही इस द्वार को खोल सकता था जिसने तन पर वज्र चक्र का चिन्ह जागा हो। प्रेमिला ने जब हाथ आगे बढ़ाया तो उसकी हथेली से एक नीली रोशनी निकली और सूखे चंपा फूल अचानक हरे हो गए। दीवार धीरे धीरे सरकने लगी और पीछे खुला एक पत्थरों से बनी जल वीथिका, जहाँ पानी की दीवार पर पानी बहता था, लेकिन नीचे धरती एकदम सूखी थी। अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसकी सांसों की आवाज़ अब भी तिलिस्म की गूंज बन चुकी थी। ये जगह मेरे सपन में कई बार आई है, प्रेमिला ने धीमे से कहा, मगर आज ये सच लग रही हैं और डरावनी भी। अचानक दीवार पर बनी जल रेखाओं से एक आकृति उभरी, जैसे एक स्त्री की, जिसके चेहरे पर न कोई आंखें थी न कोई होठ, बस शुद्ध जल से बना हुआ चेहरा। प्रेम की परीक्षा पहले जल से होती है, उस आवाज़ से कहा, क्योंकि जल जैसा प्रेम बहता समाता है, जब बाढ़ बनता है तो सब कुछ बहा ले जाता है। क्या तुम दोनों सच में प्रेम हो? जल जल मूर्ति ने पूछा। प्रेमिला ने आदित्य की ओर देखा, फिर एकदम आगे बढ़ाकर कहा, अगर उसका नाम मेरी सांसों से निकाल लिया जाए तो मैं रहूंगी नहीं, मैं एक छाया बन जाऊंगी। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर मुझे उसमें अलग किया गया तो मैं हर जन्म में उसे खोजने लौटता रहूंगा। तभी जल वेदिका की दीवारों में कंपन हुआ और वे दोनों एक अलग आयाम में खींच गए, जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी था। वह डूब नहीं रहे थे। अब शुरू हुई पहली तिलिस्म परीक्षा, जहाँ वे एक दूसरे को नहीं छू सकते, बस देख सकते थे। अगर प्रेम सच्चा है तो बिना स्पर्श के भी एक दूसरे को बचा लेंगे। यही जल प्रेम का पहला इम्तिहान बनता है, क्योंकि सच्चा प्रेम भी इन 3 सवालों से गुजरता है। क्या तुम्हारा प्रेम गहराई में उतर सकता है? बिना डूबे जल तिलिस्म में प्रवेश करते ही प्रेमी और प्रेयसी को एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। वे एक दूसरे को देख सकती हैं पर छू नहीं सकते। यह सवाल होता है, क्या तुम्हारा प्रेम इतना स्थिर है कि दूरी में भी डूबकर सांस ले सके? अगर प्रेम सिर्फ शरीर तक था तो यहाँ वो घुट जाता है, पर अगर वो आत्मा तक था तो यहाँ वो और
उजला होता है। नंबर 2, क्या तुम्हारा प्रेम बहाव में अपनी दिशा को खो देगा या संभालेगा? जल की धारा उन्हें अलग अलग दिशा में ले जाती है, जहाँ हर मोड़ पर एक विकल्प होता है। अपने प्रेम की ओर लौटो या खुद को बचाने की कोशिश करो। यह जल पूछता है, क्या तुम अपनी राह सिर्फ उसी की तरफ मोड़ोगे या खुद को बचाने में व्यस्त हो जाओगे? सच्चे प्रेमी वही होता है जो पहले उसे तक पहुंचना चाहता है, बचना नहीं बचाना चाहता है। नंबर 3, क्या तुम्हारा प्रेम अंत में शांति देगा या कोई तूफान लाएगा? जब दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं तो सामने होता है एक जल आईना जो उसके सारे विचार, डर, पाप और छिपे हुए शक दिखाता है। अगर वो इस प्रेम के सब के बावजूद भी एक दूसरे की ओर देख सके तो तिलिस्म खुलता है, पर अगर कोई भी दूसरे की आत्मा को देखकर पीछे हटे तो जल हमेशा के लिए एक अनदेखे भ्रम में कैद कर देगा उन्हें। इसलिए जल तिलिस्म अब हर प्रेम के लिए पहली छाननी है, क्योंकि वहाँ न सिर्फ मोहब्बत की परख होती है बल्कि ये भी पता चलता है कि ये प्रेम कितना पारदर्शी है, कितना गहरा है और कितनी बहाव में भी अडिग। जल की दीवारें एक तेज कंपन से कांपी और उससे पहले कि प्रेमिला आदित्य का हाथ कसकर पकड़ सके, दोनों को अलग दिशाओं में खींच लिया गया। चारों ओर पानी ही पानी, न आकाश न जमीन, बस एक पारदर्शी नीला आयाम जहाँ प्रेम की परछाइयाँ धीरे धीरे धुंधली होने लगी। आदित्य की आंखों में छलकती है प्रेमिला का चेहरा और उसका हंसता हुआ चेहरा, वो आंखें, वो अंतिम पल में मत छोड़ना कह रही थी। प्रेमिला एक अकेली जल गुफा में जा गिरी, जहाँ उसका शरीर तो है मगर उसकी चेतना आदित्य की यादों में अटकी है। वो बुदबुदाती है, तू यहाँ नहीं है पर तू हर जगह है। अब मुझे तुझ तक पहुंचना होगा तेरी यादों की लहरों से। तिलिस्म की पहली गूंज केवल वही मिलेंगे जो यादों में जिंदा रहेंगे। अब खेल शुरू होता है। जब तिलिस्म ने हर स्मृति को एक मोड़ दिया था, हर मोड़ पर एक चित्र उभरता है, उसके प्रेम की कोई पुरानी झलक, एक छुअन, एक वादा, एक चुप्पी। लेकिन उन चित्रों में से कुछ झूठे भी हैं जो भ्रम पैदा करते हैं। प्रेमिला को अब चुनना है कि कौन सी स्मृति सच है, कहाँ आदित्य का हाथ वाकई उसके माथे पर था और कहाँ वो अब उसकी चाहत थी। अगर वो सही चुनती है तो एक रास्ता बनाता है जिस पर चल कर के वो उसके करीब आ जाती है। अगर गलती हुई तो स्मृति फट जाती है और वो एक बार चक्कर में वापस गिर जाती है। उधर आदित्य और एक आयाम में अपने भीतर की आवाज़ सुनता है, उसकी सांसें तुम्हारी छाती में अब भी धड़क रही हैं, बस उसे पहचानो। वो अपना हाथ हृदय पर रखता है और धीरे धीरे प्रेमिला की आखिरी कही गई पंक्तियाँ याद करने लगता है। अगर तू मेरी याद को ढूंढेगा तो मैं हर कण में तुझे संकेत दूंगी। अब ये प्रेम सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक समेती पुल है जहाँ वो दोनों स्पर्श के बिना भी जुड़ते हैं और भाषा के बिना भी बोलते हैं। दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसके दूसरे भाग में। कैसी लगी कहानी चंद्रकांता की कहानी को? अगर आप शुरू से पढ़ना सुनना चाहते हैं तो चंद्रकांता इससे पहले के भाग 1 और 2 पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।